हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की करंट अफेयर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे मार्च 2021 के अंदर एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में जितने भी करंट अफेयर्स यहाँ न्यूज़ में आए एक महीने के अंदर, उन सबको यहाँ पर कंपाइल करके मैं आपके सामने लाया हूँ। और ऐसा यूट्यूब पर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं है। कुछ छोटे छोटी चीज़ें लोग बाग यहाँ पर करा देते हैं, बट जो चीज़ डिमांड में है, जो चीज़ पूछी जाती है, उसको यहाँ पर कोई नहीं पढ़ाता। तो 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक जो भी करंट अफेयर न्यूज़ में रहे उनको यहाँ पर मैंने कंपाइल किया है। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ यूपीएससी और पीसीएस के लिए हैं, उससे नीचे के एग्जामों के लिए ये वीडियो काम की नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब बिल्कुल ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। छोटे छोटे एमओयूज़ नहीं लिए गए हैं कि दो छोटी किन्हीं जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने एमओयू किया है तो उसको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बड़े एमओयूज़ यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो मार्च 2021 के लिए यहाँ पर ये एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी सीरीज़ है, आप लोग इसको देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इसमें मेहनत बहुत लगती है क्योंकि, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ पर जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर रेगुलर तौर पर पीडीएफ अवेलेबल होती रहती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पहली न्यूज़ किस तरह की है और किस तरीके से काम की हो सकती है। देखिए, एक स्कीम होती है पीएम कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। इसके अंदर हमने कहा था भाई हम जो है पंप्स लगाएंगे हर एक, बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट थे, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। तीनों को जानने की ज़रूरत नहीं है। कंपोनेंट सी के अंदर था कि हम पंप्स लगाएंगे हर एक एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। अब यहाँ पर चेंज किया गया है मार्च 2021 के अंदर। इन्होंने कहा है कि कंपोनेंट सी के अंदर जो हमने पंप लगाने की बात की थी, अब वो पंप सिर्फ पंप के रूप में नहीं लगाए जाएंगे, अब वो सोलर से जो चार्ज होने वाले पंप हैं वो लगाए जाएंगे, ठीक है। तो स्कीम के बारे में देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई थी। तो पीएम कुसुम स्कीम, फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। उसका जो एक कंपोनेंट था, कंपोनेंट सी, सेंटर ने उसमें चेंजेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं, मॉडिफिकेशन किया है स्कीम के अंदर। स्कीम आपको पता हो तो फार्मर को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराती थी। और डी डीजलाइंग स्कीम मतलब आप डीजल से युक्त इंजन का, मतलब डीजल का प्रयोग करके इंजन्स को ना चलाएं। जो पंप्स जिसके जरिए आप इरिगेशन करते हैं वो डीजल का यूज़ ना करें, इसके लिए ये स्कीम यहाँ पर शुरू की गई थी, ठीक है। तो दिस मूव वुड ऑबिएट द नीड ऑफ फार्मर्स टू रिप्लेस एवरी एग्जिस्टिंग पंप इन अ विलेज विद अ सोलार पंप, ठीक है जी। तो सोलार पंप के साथ इसको रिप्लेस करने के लिए ये स्कीम यहाँ पर लाई गई थी और यही कंपोनेंट में मॉडिफिकेशन भी किया गया है। इट इंक्लूड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलार पंप का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट्स फॉर द फार्मर्स के लिए अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट्स का भी यहाँ पर जो है वो भी इस स्कीम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, अंडर द न्यू मॉडिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि कंपोनेंट सी को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। इसके अंदर क्या था, पहले जो पंप थे, ठीक है, सोलराइज तरीके से अब वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। मॉडिफाइड टू शिफ्ट फोकस टू सोलराइज एग्रीकल्चर फीडर इंस्टीड ऑफ पंप। तो पंप का यूज़ ना करते हुए सोलर तरीके से, इमेज देखिए यहाँ पर जो बिजली की खपत है वो भी यहाँ पर बचेगी। और जो बिजली का यहाँ पर बेसिकली पर यूनिट का किराया जाता है वो भी यहाँ पर कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये सोलार से चार्ज होगी और एक बार इसको इंस्टॉल कर लिया जाता है, फिर इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हेल्पफुल रहेंगी। दूसरा क्या चेंज किया गया है इस स्कीम के अंदर, पीएम कुसुम स्कीम के अंदर, दूसरा चेंज ये किया गया कि अगर आप एक एग्रीकल्चर पंप लगाते हैं तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के 60% पैसा आपको देते थे। मान लो 100 रुपये का एक पंप आता है, तो सरकार कह रही थी कि 60 रुपये हमसे लो और 40 रुपये अपने पास से डालो फार्मर और इसको खरीदो, ठीक है। ठीक है, खरीदना तो यहाँ पर मैंडेटरी हो गया। तो 60 रुपये यहाँ पर सरकार दे रही थी और 40 रुपये यहाँ पर फार्मर जो है वो अपने पैसे से लगा रहा था। अब ये कहा है कि सेंटर 30 रुपये, 30% यहाँ पर वियर करेगा। मतलब अगर 100 रुपये का पंप है तो सेंटर सिर्फ 30 रुपये देगा, बाकी का 70 जो रुपया है, जो 70% हिस्सा है, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपनीज़ हैं जो कि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पर 70% देंगी। कहने का मतलब है कि किसान को यहाँ पर कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, 0 रुपये किसान को देने की ज़रूरत है।
ठीक। तो किसान से जो पहले 40 रुपये लिए जा रहे थे अब वो भी नहीं लिए जाएंगे। तो दोनों फ़ायदे आपको याद रखने हैं। पहला तो एक तरीके से बिजली की जो खपत है उसका पैसा बचेगा। दूसरा, यहाँ पर जो सोलर पंप लगाने के लिए 40 रुपये किसान को देने पड़ते, 40% हिस्सा वो भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो और साथ में जो डीजल युक्त इंजन थे वो भी यहाँ पर कम होंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पर मॉडिफिकेशन इस स्कीम के अंदर किए गए हैं, पीएम कुसुम स्कीम के अंदर। और आपको इसमें इतना ही जानना है, दिस इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना। क्या किया, पंप से एग्री फीडर की तरफ हम यहाँ पर चले गए। सोलार तरीके से यहाँ पर जो पंप लगाए जाएंगे उनकी जो है वो ये यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, उनको हर फील्ड के अंदर लगाया जाएगा। और एक पंप लगाने में जो खर्चा आता है उसको भी यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है ताकि किसान से जीरो पैसा लिया जाए और उनके खेत में भी यहाँ पर पंप लगाए जा सकें। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी न्यूज़ ये है कि 1 साल पहले मार्च 2020 में कहा था कि हम 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। देखिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है। फार्मर्स 10 15 20 फार्मर्स एक साथ इकट्ठे होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें, दैट इज़ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर तैयार करने की बात की गई थी। उसकी पहली एनिवर्सरी मनाई गई, यानी मार्च 2021 में उस योजना को शुरू करते हुए 1 साल यहाँ पर हो चुका है। ठीक, याद रखना ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर वर्क करती है। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि हम 5 सालों के अंदर, याद रखने की ज़रूरत नहीं है कौन से 5 सालों के अंदर, बट 2019-20 से लेकर के 2023-24 तक हम इंडिया के अंदर, यानी अगले 5 सालों में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो फार्मर्स की इनकम है उनको यहाँ पर बढ़ाने में ये मदद करेगा। 2020 तक फार्मर्स की इनकम को दोगुना करने का हमारा लक्ष्य है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ऑफ फार्मर्स को यहाँ पर इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। एफपीओ बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि इन्हें बैंक से लोन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। ओके, हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू ईच एफपीओ फॉर 5 ईयर। तो 5 साल के लिए इनको फुल सपोर्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये बनाने का तो लक्ष्य है ही, लेकिन जिनको बना दिया उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना भी यहाँ पर लक्ष्य है। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे, किन किन को यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, देखिए लार्ज फार्मर्स के लिए यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं है। जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी, सर्विस या मार्केटिंग या वैल्यू एडिशन का यूज़ करके अपनी इनकम को ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे फार्मर्स के लिए यहाँ पर जो है ये उनको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी इनकम ऐसी नहीं है, उनकी इनकम स्ट्रेंथ बहुत कम है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। स्कीम किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी? ठीक है, क्योंकि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, तो ये इम्प्लीमेंट की जाएगी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड नाबार्ड के द्वारा। याद रखना 3 एजेंसीज यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं। किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी ये आपको याद रखना है। ठीक। फिर एक पॉइंट आता है, नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी प्रोवाइड गाइडेंस एंड कोऑर्डिनेशन फॉर द प्रोजेक्ट एट नेशनल लेवल। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो इस स्कीम के लिए गाइडेंस है और इसके लिए कोऑर्डिनेशन है वो प्रोवाइड कराएगा नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी यहाँ पर इसके लिए कोऑर्डिनेशन और गाइडेंस प्रोवाइड कराएगी कि हाँ एफपीओ है, अब आपको किस तरीके से लोन लेना है, तो उनको गाइड करेगी। ठीक है, कि आप बन तो गए लेकिन अभी उनके अंदर उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको ये चीज़ें बताई जाएंगी कि आप ऐसा कीजिए। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। या ये न्यूज़ में आया पर्पल रेवोल्यूशन। पर्पल रेवोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा चीज़ आई एरोमा मिशन। ये दोनों चीज़ें न्यूज़ में आई। देखते हैं कि क्या क्या हैं ये। ठीक है, तो क्यों न्यूज़ में आई पहले ये देखते हैं। भाई कहा जा रहा है जैसे जम्मू है, जम्मू के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट के 500 ऐसे फार्मर्स हैं जो पहले मिलेट उगाते थे, मेज़ उगाते थे, मक्का उगाते थे। अब वो लेवेंडर कल्टीवेशन की तरफ को चले गए हैं। अब वो मक्का नहीं उगाते, अब वो लेवेंडर का कल्टीवेशन करते हैं। लेवेंडर एक तरीके का आप फूल समझ सकते हैं जो कि लेवेंडर कलर का होता है। और उसका जो उपयोग है वो ये है कि सौंदर्य प्रसाधनों में उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी खुशबू वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में इसका यूज़ किया जाता है।
तो वो पहले मक्का उगाते थे, लेकिन अब वो मक्का नहीं उगाते, अब वो लेवेंडर कल्टीवेशन करते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी इनकम 4 गुना कर ली है, ठीक है। तो उन लोगों की जो 500 फार्मर्स हैं उनकी इनकम 4 गुना हो चुकी है। पहले मक्का उगाते थे, अब लेवेंडर कल्टीवेशन करते हैं। तो ये जो 4 गुना इनकम हुई, ये मिशन कहलाता है पर्पल रेवोल्यूशन, ठीक है। रेवोल्यूशन क्या है, कुछ क्रांति लाया हो, हाँ क्रांति आई है, 4 गुना इनकम यहाँ पर हुई है। एरोमा मिशन के अंदर पर्पल रेवोल्यूशन यहाँ पर वर्क करता है। एरोमा मिशन के बारे में अगली स्लाइड में देखेंगे। तो एरोमा मिशन के मतलब से ही आप समझ चुके होंगे, एरोमा सुगंध को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का मिशन लॉन्च हुआ, उसके अंदर पर्पल रेवोल्यूशन, और ये न्यूज़ में इसलिए यहाँ पर आ जाता है। अब जानते हैं कि पर्पल रेवोल्यूशन क्या है, ठीक। देखिए, पर्पल रेवोल्यूशन के अंदर ये है कि अगर कोई फार्मर चाहता है कि मैं लेवेंडर कल्टीवेशन करूं, तो उसको फर्स्ट टाइम में यहाँ पर फ्री में लेवेंडर सैपलिंग्स दिए जाएंगे, छोटे छोटे पौधे लेवेंडर के दिए जाएंगे कि आप इन्हें उगाइए, फ्री में दिए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। भाई उसकी इनकम को हम यहाँ बढ़ा कर रहे हैं और हमारे लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, हम इस चीज़ को फ्री में देंगे। एंड दोज हु हैव कल्टिवेटेड लेवेंडर बिफोर वर चार्ज ₹5 to 6 पर सैपलिंग। और जो पहली बार यहाँ पर उगा रहे हैं उनको तो फ्री में दिए जाएंगे, लेकिन जो दूसरी तीसरी बार उगा रहे हैं उनसे 5 से 6 रुपये पर सैपलिंग लिया जाएगा, पर पौधा लिया जाएगा, ठीक है। आप उगाइए, सिर्फ 5-6 रुपये पर सैपलिंग आपको यहाँ पर देना है, ठीक है जी। टू सपोर्ट डोमेस्टिक एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड एग्रो इकोनॉमी बाय मूविंग फ्रॉम इम्पोर्ट एरोमेटिक ओवर टू होम। मैंने बताया कि जो लेवेंडर कल्टीवेशन है वो सौंदर्य प्रसाधनों में यूज़ होती है, यानी जो सुगंधित प्रोडक्ट होते हैं उनमें यूज़ होती है। तो हम सुगंधित ऑयल्स को यहाँ पर अभी तक इम्पोर्ट करते हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ से हम एरोमेटिक ऑयल्स को यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं, बट अब ये इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह के मिशन अपनाएं तो फार्मर्स की इनकम तो दुगनी हो ही गई, साथ ही हमको आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी कदम बढ़ाने में सहायता मिलेगी, ठीक है। स्वदेशी वैरायटी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। अब एरोमा मिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके भी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एरोमा मिशन शुरू किया गया CSIR के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, और इन्होंने कहा कि जो एरोमा सेक्टर है, देखिए सौंदर्य प्रसाधन अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है। और तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस को लाना ज़रूरी है। हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारा फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ता है, उस चीज़ को कम करने में ये हमारी मदद करेगा। एरोमा मिशन इसलिए लॉन्च किया गया था। बहुत महंगे प्रोडक्ट्स ये यहाँ पर आते हैं और फिर उनकी प्रोसेसिंग करके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो ये सब काफ़ी महंगा पड़ता है। अब होम ग्रोन होगा तो ये सब फ़ायदा हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो एग्रीकल्चर के थ्रू है, प्रोसेसिंग के है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर फ्यूलिंग द ग्रोथ ऑफ एरोमा इंडस्ट्री। तो बेसिकली एरोमा इंडस्ट्री की ग्रोथ को यहाँ पर हमको बढ़ाना है, ठीक है। द मिशन विल प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप्स, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसेंशियल ऑयल्स हैं, ठीक है, जो महंगे आते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, उनको यहाँ पर हम यहाँ पर उगाना शुरू करेंगे, उनका खुद ही कल्टीवेशन करेंगे होम ग्रोन तरीके से, ठीक है। और एरोमा इंडस्ट्री में इनकी बहुत बड़ी डिमांड है, यही मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूँ। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एनेबल द इंडियन फार्मर्स एंड एरोमा इंडस्ट्री टू बिकम द ग्लोबल लीडर। अब इंडियन फार्मर मतलब फार्मर की इनकम तो बढ़ेगी, मैंने बताया 4 गुना इनकम कर ली 500 फार्मर्स ने, ठीक। दूसरा, एरोमा इंडस्ट्री, उसको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, घर में ही बना बनाया मिल गया, तो दोनों के लिए फ़ायदा होगा और दोनों ग्लोबल लीडर बन सकते हैं, ठीक। और अगर हमने ज़्यादा मात्रा में उगा लिया तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइड द सब्सटेंशियल बेनिफिट टू द फार्मर्स इन अचीविंग हायर प्रॉफिट। तो फार्मर्स के लिए तो हायर प्रॉफिट हो गया, और वेस्ट लैंड का यूटिलाइजेशन भी होगा, क्योंकि जो वेस्ट लैंड है वहाँ पर भी हम इसको उगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो कई सारे फ़ायदे यहाँ पर हो गए मेंस के पर्पज़ से भी। प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स फ्रॉम वाइल्ड एंड ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है। तो ये फ़ायदे आपको यहाँ पर दिमाग में रखने हैं और इनको मेंस के पर्पज़ से भी आपको लिखना होगा। ये लेवेंडर कल्टीवेशन कहलाती है, ये कलर लेवेंडर कहलाता है। और ये जो पुष्प यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर यूज़ होते हैं एरोमा इंडस्ट्री के अंदर, सुगंधित पदार्थों के अंदर इनको डाला जाता है, ताकि उसमें जो एरोमा है वो यहाँ पर देखने को मिले। तो एरोमा इंडस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही थी। पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में जान लिया और एरोमा इंडस्ट्री के बारे में जान लिया, क्यों न्यूज़ में है वो भी देख लिया। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। या देखिए, एक प्रोजेक्ट है, नाम याद रखिएगा, केरलन प्रोजेक्ट। केरलन प्रोजेक्ट क्या है, तो केरल का ये प्रोजेक्ट है, बेसिकली नाम से ही स्पष्ट है। तो केरल में एक तरह का बहुत फेमस यहाँ पर बनाना उगता है, केले की बहुत अच्छी प्रजाति है नेंड्रन केला, ठीक है, नेंड्रन बनाना इसको कहते हैं। हम इसका एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप को, याद रखिएगा। तो नेंड्रन बनाना जो है वो यूरोप के मार्केट्स को हिट करेगा कुछ ही दिनों में, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है केरल में, ये प्रोजेक्ट शुरू किया नेंड्रन बनानास टू यूरोप।
तो हम इस बनाना का केरल से एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप के लिए। नैंडन बनानास फ्रॉम केरला, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है ग्लोबल मार्केट के अंदर। ठीक है, मतलब लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री में भी इस तरह का बनाना हो, नहीं होता है तो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, और हमारे पास ये अच्छा मौका है, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और हम अभी एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, ये जो यूएई, यमन, वियतनाम, वो सॉरी, ये इधर आपकी इधर आ जाती हैं कंट्रीज़, अरब पेनिनसुला वाली जो कंट्रीज़ हैं, उनको हम अभी एक्सपोर्ट करते हैं, और अब हम एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप को। तो प्रोजेक्ट का नाम याद रखिए, न्यूज़ में था इसलिए यहाँ पर पढ़ाया गया है। चलिए, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंदर एक नई स्कीम शुरू की गई है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, PMFME स्कीम। याद रखिएगा, नाम याद रखिए, फुल फॉर्म याद रखिए, नई स्कीम है, पूछ ली जा सकती है। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर क्या है, देखिए नाम से स्पष्ट है, माइक्रो। सबसे पहले तो माइक्रो आ जाता है, फिर आता है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब आप समझते होंगे, जैसे ये यहाँ पर एप्पल दिखाए गए हैं, तो अगर आप एप्पल को सिर्फ पेड़ से उतारते हैं और ऐसे ही बेच देते हैं, भाई दैट इज़ नॉट फूड प्रोसेसिंग। बट आपने इसको अच्छे से पॉलीथीन में पैक किया, जैसा आपको मॉल्स वगैरह में देखने के लिए मिलता है, तो वो फूड प्रोसेसिंग का पार्ट हो जाता है। तो जो लोग यहाँ पर रूरल लोग हैं, वो इस काम को करते हैं कि एप्पल लिया, उसको साफ़ सफाई की, ख़राब एप्पल अलग किए, अच्छे एप्पल एक जगह किए, उनकी पैकेजिंग की, पिन्नी में पैक किए या कागज़ की थैली में पैक किए, उनको रोटन सड़ने से बचाया, उनमें केमिकल्स वगैरह जो भी मिलाने थे वो मिलाए। उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये स्कीम शुरू की गई है, ताकि ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं ना इमेज के अंदर, ये जो वर्क कर रही हैं, इनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखिए, मेक योर फूड प्रोडक्ट योर ब्रांड। जैसे किसी राज्य में कोई फूड प्रोडक्ट ऐसा है कि जो कि पूरे बेसिकली नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केटों में यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे जैसे आप पिछली स्लाइड का नैंडन बनाना ले लीजिए। ठीक है, अब वो केरल में उगता है, लेकिन उसकी डिमांड यूरोप में भी है, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी है, तो हम उसके लिए यहाँ पर हमारे लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको ब्रांड बना सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड। ठीक है, उस ब्रांड को बढ़ाने के लिए स्कीम यहाँ पर शुरू की गई है। क्या क्या किया जाएगा वो देख लीजिए, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 35% तक सब्सिडी पे छूट दी जा सकती है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जा सकती है। फिर अगर आप देखें तो फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा काम कर रही हैं, तो उन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रांट भी दी जा सकती है 35% तक की। ठीक है, सीड कैपिटल सपोर्ट भी दिया जा सकता है, क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट्स दी जा सकती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं। ये आपको मेंस पर्पज से थोड़ा बहुत याद रखना है। एग्जैक्ट फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि 35% या 40%, बस याद रखिए लोन लेने में आसानी होगी। ठीक है, गवर्नमेंट आपको इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक, आपने अगर बैंक से कुछ लोन दिया है तो उसका कुछ परसेंट हिस्सा सरकार अपनी तरफ से पे कर सकती है। तो ये सब स्कीम के यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना होता है, मेक योर फूड प्रोडक्ट योर ब्रांड, PM स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इस स्कीम के इतने लक्ष्यों को आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं जानना इस स्कीम के अंदर। आगे चलते हैं। या अगली न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की है। रिपोर्ट का नाम है फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021। तो 2021 में आपने कितना फूड बेस्ड किया, उसके ऊपर ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च की है। देखिए, दुनिया भर में जितना भी फूड यहाँ पर है, उसका 17% फूड यहाँ पर बेस्ड हुआ है। बात समझ में आ रही है? दुनिया में जितना भी फूड है उसका 17% फूड बेस्ड हुआ 2019 के अंदर। रिपोर्ट 2021 की है, पर डाटा 2019 का दिया गया है। ठीक है, तो जितना फूड अवेलेबल था उसका 17% वेस्ट हुआ है। उसमें से 11% लोग बागों ने अपने घरों में वेस्ट किया है। ठीक है, जो घर में बच जाता है वो वेस्टेज ही है। और फूड सर्विस इंडस्ट्री के अंदर 5% वेस्ट हुआ है, 2% रिटेल में भी वेस्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर 17% फूड की वेस्टेज हुई है, और 690 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो हंगरी यानी भूखे रहे हैं। ठीक, तो ये फूड अगर उनको अवेलेबल हो पाता तो शायद ये इंडेक्स निकालने का कोई मतलब ही नहीं होता। रिपोर्ट के बारे में जाने तो रिपोर्ट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डाटा का कलेक्शन करती है कि किस तरीके से फूड वेस्टेज यहाँ पर की जाती है। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फूड वेस्ट डाटा कलेक्शन, उसकी एनालिसिस करती है, मॉडलिंग टू डाटा करती है, जनरेटिंग अ न्यू एस्टिमेट ऑफ द ग्लोबल फूड वेस्ट, किस तरीके से इस फूड वेस्टेज को कम किया जा सकता है, ये भी ये यहाँ पर बताते हैं। ठीक, तो ये मेथोडोलॉजी पब्लिश करते हैं कि किस तरीके से फूड वेस्ट के जो मेजर्स हैं वो कंट्रीज़ यहाँ पर ले सकती हैं।
और 3 लेवल मैंने जैसे बताया आपको कि एक हाउस होल्ड लेवल पर निकालते हैं, एक फूड सर्विस लेवल पर और रिटेल लेवल पर। तीनों में मिलाकर 17% था। इंडिविजुअल भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, बट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 2030 तक अगर आपको पता हो तो हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर में 17 हैं और उनको पूरा करने के लिए हमको हर एक कदम यहाँ पर उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये यहाँ पर मेज़र करते रहते हैं कि कितनी हंग्रीनेस इंडिया के अंदर है या और कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर है। एक दूसरी रिपोर्ट भी होती है, दूसरी रिपोर्ट है फूड लॉस इंडेक्स। फूड लॉस इंडेक्स कुछ ही कमोडिटीज़ के लिए हैं, कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के लिए यहाँ पर लॉन्च की जाती है। तो फूड बेस्ड इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग सभी कमोडिटीज़ को यहाँ पर इंक्लूड करती है। तो फूड वेस्ट इंडेक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है फूड लॉस इंडेक्स की तुलना में। याद रखिए कि ऐसी भी कुछ इंडेक्स होती हैं, बट क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये इंडेक्स किसने रिलीज़ की। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का नाम आपको याद होना चाहिए। क्या कहा इसने? इसने ये कहा कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो डेवलप हो या लीस्ट डेवलप हो, हाई, देखिए जिनकी इनकम हाई है, अपर मिडिल है, लोअर मिडिल है, कैसी भी कंट्री हो, सभी में फूड वेस्टेज पाई जाती है। फूड वेस्ट का जनरेशन हर एक कंट्री के अंदर हो रहा है, चाहे वो कंट्री कैसी भी हो। हाँ, अंतर ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कम हो रहा है, जैसे ऑस्ट्रिया सबसे कम वेस्ट का जनरेशन करता है। फूड वेस्ट की बात हो रही है, एनवायरमेंटल वैसा वेस्ट नहीं है ये कि जो बेसिकली न्यूक्लियर वेस्ट या मेडिकल वेस्ट की बात नहीं हो रही है, फूड वेस्ट की बात हो रही है। तो फूड वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे कम फूड जनरेट करता है, फूड वेस्ट जनरेट करता है। और एक बंदा सिर्फ 39 केजी वेस्ट यहाँ पर निकालता है एक साल के अंदर, फूड वेस्ट। ठीक है, मतलब उसकी थाली में कुछ बच गया हो, उसने फेंक दिया हो, ऐसे फेंकते फेंकते एक साल तक गिनेंगे तो 39 केजी उसका इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, और जैसे दूसरी कंट्रीज़ है नाइजीरिया। ठीक है, तो नाइजीरिया जैसी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट होता है। इंडिया के अंदर भी कुछ कम फूड वेस्ट नहीं होता। लगभग एक बंदा एक साल में 50 किलो फूड वेस्ट कर देता है, 50 किलो फूड वेस्ट कर देता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिस डाइवर्जेस फ्रॉम अर्लियर नैरेटिव्स कंसंट्रेटिंग कंज्यूमर फूड वेस्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड फूड प्रोडक्शन स्टोरेज ट्रांसपोर्ट लॉसेज इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये सब दिखाता है कि किस तरह की चुनौतियाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो जिन कंट्रीज़ के पास अगर फूड वेस्टेज को रोकने के लिए कोई भी मेजर्स हैं वो उनको अपनाएं। और ये जो 50 केजी वाला हिस्सा है ये आपको याद रखना है। इंडिया का डाटा आपको हर जगह का याद रखना है, जितना भी हो सके उतना। आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। भाई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया है 2023 मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स कहा जाता है उनको, और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो साल है वो यहाँ पर 2023 को मनाया जाएगा। ठीक है, रिजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड किया गया है इंडिया के द्वारा। बेसिकली इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये बात कही कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाइए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा ठीक है हम बनाते हैं। तो ये कहा जाता है कि रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाई इंडिया। साथ में बांग्लादेश और केन्या ने भी हमारी मदद की और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इसको एक मत से स्वीकार कर लिया गया कि 2023 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करेंगे। ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात। मेंस की क्या बात है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो सबसे पहले देखिए, मिलेट्स मोटे अनाजों के अंदर आते हैं और मोटे अनाज पतले अनाजों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो इससे हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, रेज अवेयरनेस। ठीक है, लोगों के बीच को पता चले कि मिलेट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। जनरली बहुत सारी पॉपुलेशन गेहूं और चावल के ऊपर डिपेंडेंट है और मिलेट्स को यहाँ पर इग्नोर किया जाता है। ठीक है, बट मिलेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डायरेक्ट पॉलिसी एक्शन टू न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं या उनके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं उनको यहाँ पर दूसरों तक पहुँचाया जाए, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए और उनको यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाए, इसलिए ये ईयर इंटरनेशनल ईयर के रूप में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो और ये भी बताया गया है कि जिन कंट्रीज़ में यहाँ पर गेहूं और चावल जैसी परिस्थितियाँ नहीं हैं वो कंट्रीज़ यहाँ पर मिलेट्स उगा सकती हैं, क्योंकि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ये यहाँ पर उग सकते हैं। तो इनके प्रोडक्शन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो उनका फोकस यहाँ की तरफ लाना है कि इस फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा दें। ठीक है, डेवलपमेंट करें इस फील्ड का और एक्सटेंशन सर्विस रिलेटेड टू द मिलेट्स। तो मिलेट्स के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाए और बताया जाए कि उससे हमें और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मिलेट्स क्या हैं? मिलेट्स आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रासेस वाइडली ग्रोन एज सीरियल्स, याद रखना है, और ग्रेन फॉर ह्यूमन फूड एंड एज फोडर। तो ह्यूमन फूड के रूप में भी यूज़ आ सकता है, फोडर के रूप में भी यूज़ आता है। ठीक,
मिलेट के अंदर 3 बड़ी क्रॉप्स जो कि इंडिया के अंदर उगाई जाती हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है एंड रागी है। इन तीनों के बारे में भी याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सी मिलेट्स हैं, मिलेट्स नहीं है। प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्वार, बाजरा, रागी ये सब मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। न्यूज़ है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने लॉन्च किया फ्लोरीकल्चर मिशन। फ्लोरीकल्चर मिशन उन्होंने लॉन्च किया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क करती है, और इन्होंने ये कहा कि 21 स्टेट्स, इंडिया के 21 जो 21 राज्य हैं उनके अंदर ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। देखिए, फ्लोरी जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब होता है बेसिकली फ्लोवर से, ठीक है। तो हम बेसिकली फ्लोवर का कल्टीवेशन यहाँ पर करने की बात कर रहे हैं। फ्लोवर का कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि सजावटी चीज़ों में इसका बहुत अच्छे से उपयोग होता है। तो क्या किया जाएगा, देखिए मिशन की जो ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत ही गौर से देखिए। Available knowledge base in CSIR institutes will be utilized and leveraged to help Indian farmers and industry reposition itself to meet the import requirements। हम इनका भी काफ़ी अच्छा इंपोर्ट करते हैं, उसको भी हमें रिपोजिशन करना है, मतलब दूसरी कंट्रीज से शिफ्ट करके इंडिया के अंदर उसका मार्केट खुद ही ग्रोन करना है। तो CSIR के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास जितनी भी नॉलेज है फ्लावर से रिलेटेड, उसको यहाँ पर फार्मर्स को दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि फ्लावर्स के क्या क्या यूज़ होते हैं और किस तरीके से आप बेहतरीन फ्लोरिकल्चर कर सकते हैं। फ्लावर्स का उगाना फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ठीक। देखिए, फ्लोरिकल्चर इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। ऑर्नामेंटल का मतलब आप समझते होंगे, जो बेसिकली आकर्षक लगने वाली चीज़ें होती हैं उसमें यहाँ पर यूज़ किया जाता है। कंसर्न विद ग्रोइंग एंड मार्केट फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्लावर मैनेजमेंट। तो सिर्फ यही चीज़ नहीं आती उगाना, फ्लावर मैनेजमेंट इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स यहाँ पर उगाना इसके अंदर आ जाता है, जो आप देखते होंगे कि हाउस में भी यूज़ होते हैं, हाउसेज़ में भी यूज़ होते हैं। हाउस को अच्छा बनाने के लिए जो जगह जगह पर ऐसे फ्लावर लगाए जाते हैं जो कि ऑर्नामेंटल तरीके के होते हैं और सड़ते नहीं हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस मिशन के अंदर बेसिकली जो डाटा CSIR के पास है वो अवेलेबल कराया जाएगा फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो छोटा सा मिशन था, इसके बारे में इतना याद रखना है। आगे बात करते हैं रेड राइस की, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस वाज फ्लैग्ड ऑफ टू द USA। हमने यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका को रेड राइस का पहला जो कंसाइनमेंट है वो यहाँ पर भेजा। रेड राइस अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरह के होते हैं, इमेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता, याद रखिएगा, इसके अंदर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता। ये रिच होते हैं आयरन के अंदर, ये याद रखना बहुत आसान है। रेड से आप याद रखिए कि ये आयरन के काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, यानी कि इनमें आयरन नाम का जो पोषक तत्व है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ उगाए जाते हैं, ये उगाए जाते हैं असम के अंदर ब्रह्मपुत्र वैली में। तो असम के अंदर ब्रह्मपुत्र वैली में ये उगाए जाते हैं। लोकली इनको कहते हैं बाओ धान, याद रखिएगा, बाओ धान इनको यहाँ पर कहते हैं। और ये जो चावल है, असम के अंदर अगर आप जाएंगे तो उनके फूड का इंटीग्रल पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पर कुछ खा रहे हैं और आपकी थाली में रेड राइस नहीं है तो माना नहीं जाता आपने कुछ खाया है, ठीक है। तो रेड राइस के बारे में जो पॉइंट्स बताए याद हो जाने चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं है, आयरन में रिच होते हैं, असम में उगाए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता है। पहला कंसाइनमेंट USA को भेजा गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए एक होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, जहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग ऑफिसर्स वहाँ पर होते हैं और वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है IAS एक्चुअली में उनको बनाने के लिए, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ट्राइफेड, ये दोनों एजेंसीज़ ने मिलकर यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया GI महोत्सव, ठीक है। तो 2 दिन का GI महोत्सव इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस तरह के काम भी यहाँ पर होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन पार्टनरशिप इज़ अ पार्टनर मिनिस्ट्री एट द 2-day GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है ताकि उनकी नकल करने में आसानी ना हो, उनका जो बेसिकली फेक जो है वो ना बनाए जा सकें, ठीक। तो GI महोत्सव यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया। और बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं उनको बताया जाएगा कि इंडिया के अंदर किस किस तरह के GI प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर हैं, और उनकी आर्टिस्टिक डिस्प्ले किया जाएगा विद GI टेक्सटाइल, स्पाइसेस, पार्टिसिपेटरी आर्ट मॉड्यूल्स, जैसे
रसगुल्ला वगैरह है, उन सबको यहाँ पर बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। कोई शॉल है, ठीक है, कश्मीरी शॉल है, तो वो बताया जाएगा कि वो टेक्सटाइल के अंदर में आता है। उनकी डिस्प्ले की जाएगी अलॉन्ग विद द कल्चरल प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज फॉर ट्रेनी ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हाँ ऐसा भी कुछ किया गया था, ट्रेनी ऑफिसर्स के लिए था, ताकि उनको पता चले उनकी कंट्रीज़ के अंदर जीआई टैग कितनी बड़ी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल कराता है और कौन कौन से प्रोडक्ट उसके अंदर हैं, ताकि उनमें भी मोटिवेशन आए कि हम उन्हीं प्रोडक्ट्स का यूज़ करें और इंडिया को इसके अंदर बेसिकली और ज़्यादा जागरूक करें लोगों को भी नीचे जा करके, ठीक है। वो सब आप समझते होंगे। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। या एक नई तकनीक डेवलप की गई है, एक नई डिवाइस यहाँ पर डेवलप की गई है, अल्टरनेटिव एनर्जी लाइट ट्रैप। नाम याद रखिए, अल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप, AELT डिवाइस। किसने डेवलप की? ICAR के अंदर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ने के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है फॉर चेकिंग पेस्ट इन एग्रीकल्चर फील्ड। देखिए कृषि क्षेत्रों के अंदर जो पेस्ट यानी कीड़े लग जाते हैं उनको चेक करने के लिए ये डिवाइस यहाँ पर अवेलेबल है। इस डिवाइस को पेटेंट भी मिल चुका है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इसको पेटेंट मिलता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि अल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप का क्या मकसद है। तो आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर पेस्ट कीड़ों की जांच के लिए कि आपके फील्ड में किस तरह का पेस्ट यहाँ पर लगा हुआ है उसको चेक करने के लिए ये डिवाइस काम में आएगी। इट विल हेल्प फार्मर्स ऑफ इंडिया इन आइडेंटिफाइंग द इंसेक्ट टाइप। याद रखिएगा कि किस टाइप का कीड़ा आपकी फसल में लगा हुआ है उसको यहाँ पर मदद करने में ये काम करेगा। दैट यूजुअली लर्क इन द फील्ड्स एंड विल ऑल्सो मैनेज दैम। उनको मैनेज करने का काम भी ये यहाँ पर करेगा। तो ज़्यादा भारी स्लाइड नहीं थी, सिंपल चीज़ें यहाँ पर हैं वो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए एक MOU साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन हुआ सेंट्रल सिल्क बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। तो किन दो एजेंसीज के बीच साइन हुआ है ये भी याद रखिएगा। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो तीन बेसिकली दो यहाँ पर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर सेंट्रल सिल्क बोर्ड MOU की तरफ से भाग लेगा, ठीक है। किस लिए यहाँ पर साइन किया गया? साइन किया गया, एक मिशन होता है सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब समझिए, देखिए एक ही फील्ड के अंदर आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पर करें। जैसे कुछ हिस्से में आपने पेड़ उगा लिए, कुछ में आपने फसल उगा लिया, आपने पॉन्ड बना के फिशरी कर लिया, आपने मधुमक्खी पालन वगैरह कर लिया। ये सब चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी कहलाती हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं लगभग मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पर लगा रखा है, दैट इज़ एग्रो फॉरेस्ट्री यहाँ पर कहलाती है। तो कहा जा रहा है कि सिल्क सेक्टर के अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर हम मदद करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ हिस्से में सिल्क उगाइए और कुछ हिस्से में फॉरेस्ट यानी कि पेड़ों का उत्पादन भी कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के अंदर, ठीक। तो सिल्क सेक्टर के अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाए उसके लिए ये MOU यहाँ पर साइन हुआ था। हम जानते हैं सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री SMAF लॉन्च किया गया नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 के अंदर। याद रखिएगा एम क्या है? टू एनकरेज फार्मर्स टू प्लांट मल्टीपर्पज़ ट्री टुगेदर। याद रखिए मल्टीपर्पज़ ट्री, ठीक है। जो पेड़ काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं कि उन पर हनी का प्रोडक्शन भी किया जाता है, शहद प्रोडक्शन, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी यहाँ से उनको मिलते हैं। तो उसको यहाँ पर उस तरह के पेड़ यहाँ पर उगाए जाएं। एग्रो फॉरेस्ट्री जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, उन सबको एक ही तरह की लैंड पर उगाया जाए ताकि प्रोफेबिलिटी, डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी मैं कह सकता हूँ और इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर बनी रहे, ठीक है। तो आप देखिए कि एक तरफ अगर आपने वहाँ पर पॉन्ड बना रखा है या फिर आप मछली पालन भी वहाँ पर कर रहे हैं कुछ लिमिटेड एरिया में, तो वहाँ से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, वहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी और प्रोडक्टिविटी भी वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये मिशन है, याद रखिएगा जितना हो सकता है उतना। एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज़ की अनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बिजनेस को कितनी तेज़ी से किस कंट्री में बढ़ाया जा सकता है, 2019 की रिपोर्ट अब लॉन्च हुई। 101 कंट्रीज़ इसके अंदर यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। 101 कंट्रीज़ को यहाँ पर लिया गया पूरी दुनिया से और ये देखा गया कि किस कंट्री में उनके फार्मर्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को
अच्छे से बढ़ा सकते हैं, कितना आसान है एक फार्मर के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को करना। ठीक है, तो याद रखिए इस तरह की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। इनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर, मैं कहूँगा EBA इंडेक्स, इसके अंदर 8 इंडिकेटर हैं, याद रखिएगा 8 इंडिकेटर हैं। कौन कौन से हैं इंडिकेटर हैं? सप्लाइंग सीड, फार्मर को कितनी आसानी से सीड अवेलेबल हो जाते हैं, फार्मर को फर्टिलाइज़र का रजिस्ट्रेशन करने में कितनी दिक्कत होती है या कितनी दिक्कत नहीं होती। वाटर की सिक्योरिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन मशीनरी कैसी है, मतलब एक फार्मर को अगर कुछ रजिस्टर कराना है तो वो कितनी दिक्कत उसको होती है, कितनी आसानी से कर पाता है। सस्टेनिंग लाइव स्टॉक, प्रोटेक्टिंग प्लांट हेल्थ, ट्रेडिंग फूड एंड एक्सेसिंग फाइनेंस। ठीक है, फार्मर को बैंक से लोन कितनी आसानी से मिल जाता है, वो सब चीज़ें 8 इंडिकेटर के अंदर ये यहाँ पर देखेंगे। मैंने बताया 101 कंट्रीज़ को ऑब्जर्व किया गया, कवर किया गया, और इंडिया की रैंक 49 यहाँ पर देखने को मिली है। तो लगभग एवरेज तरह की कंट्री इंडिया यहाँ पर है। ठीक, इंडिया पीछे है चाइना से, ब्राज़ील से और रशिया से, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के 8 में से 5 इंडिकेटर बहुत ख़राब हैं, इंडिया अच्छा नहीं कर रहा 5 इंडिकेटर के अंदर, जैसे रजिस्टरिंग फर्टिलाइजर एंड मशीनरी, सिक्योरिंग वाटर, सस्टेनिंग लाइव स्टॉक एंड प्रोटेक्टिंग प्लांट हेल्थ इंडिकेटर। इन इंडिकेटर्स में इंडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा किन में कर रहा है? अच्छा कर रहा है सप्लाइंग सीड, यानी कि बीज अच्छे से प्राप्त हो जाते हैं। ट्रेडिंग फूड एंड एक्सेसिबल फाइनेंस इंडिकेटर इज़ हाई, तो ये इंडिकेटर यहाँ पर अच्छे हैं। तो ये जो इंडिकेटर ऊपर बताए गए इनको सुधारने की ज़रूरत है, और जो नीचे बताए गए इन पे थोड़ा कम ध्यान देने की ज़रूरत है, और इनको बेसिकली ऐसा ही रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ऊपर वाले जो इंडिकेटर हैं उनको थोड़ा सा अच्छा कीजिए, वहाँ पर कॉज ऑफ कंसर्न देखने को मिलता है। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोधन न्याय योजना। क्या है गोधन न्याय योजना? याद रखिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की है। क्या करेगी सरकार? देखिए, जो फार्मर होते हैं वो जो गाय या काऊ जो है वो पालते हैं, तो उनसे जो डंग यहाँ पर प्राप्त होगा, डंग को गोबर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट उस काऊ डंग को 2 रुपये पर केजी में खरीदेगी और उनको रीसेल करेगी फार्मर्स को 8 रुपये पर केजी एज वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली काउ डंग प्रोक्योरमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट बाय द काउ डंग एट 2 रुपीज़ पर केजी फ्रॉम द फार्मर्स एंड रीसेल इट एज 8 रुपये पर केजी एट वर्मी कंपोस्ट। तो वो उसका एक तरीके से वर्मी कंपोस्ट करेंगे, और उसके बाद जो उत्तम प्रकार की खाद यहाँ पर प्राप्त होगी 8 रुपये पर केजी में उसको यहाँ पर बेची जाएगी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की है, छोटी स्कीम है, याद रख सकते हैं तो रखिए। आगे चलते हैं, एक अवार्ड होता है किंग भूमिबोल सोइल वर्ल्ड सोइल डे 2020 अवार्ड। ठीक है, तो बहुत अजीब सा नाम है, बट याद रखना है कि किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड यहाँ पर दिया गया किसको? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया। तो ये अवार्ड यहाँ पर इसको दिया गया, और दिया किसके द्वारा गया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसका हेडक्वार्टर रोम के अंदर है, उसको उसके द्वारा ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं दिसंबर 2020 के अंदर, जब 5 दिसंबर 2020 के अंदर जब वर्ल्ड सॉइल डे 2020 यहाँ पर मनाया गया, तब ये अवार्ड डिक्लेयर किया गया कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को ये अवार्ड दिया जाएगा, और मार्च 2021 में ये अवार्ड दिया गया। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने काफ़ी अच्छा काम किया है सॉइल हेल्थ अवेयरनेस के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है नाम से ही पता चल रहा है वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है, तो सॉइल के क्षेत्र में अगर आप अच्छा काम करते हैं, सॉइल मैनेजमेंट में अच्छा काम करते हैं, सॉइल के बारे में आप अवेयरनेस के लिए कुछ काम करते हैं, तो आपको ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। तो यही अवार्ड यहाँ पर दिया गया। और 2019 थीम के अंदर जब वर्ल्ड सॉइल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चल रहा था, तो स्टॉप सॉइल इरोजन सेव अवर फ्यूचर, इस थीम के अंदर ये कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया गया था, और ICAR ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, तो इसीलिए उसको यहाँ पर यह अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक, अब इस अवार्ड के बारे में अगर आप जानें तो ये अवार्ड 2018 में पहली बार लॉन्च किया गया था, और उनको दिया जाता है जो सॉइल को बढ़ावा देते हैं, मतलब सॉइल इरोजन को कम करने में मदद करते हैं। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस फैलाते हैं कि हाँ मिट्टी को बचाओ, मृदा का संरक्षण करो। किंगडम ऑफ थाईलैंड, देखिए एक राजा थे थाईलैंड के, उन्होंने ये जो है अवार्ड उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, किंग भूमिबोल पूरा नाम है उनका, किंग भूमिबोल अदुल्य देश ऑफ थाईलैंड, उनके द्वारा ये जो है वो अवार्ड शुरू किया गया, एक तरीके से स्पॉन्सर्ड है। और रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट, अगर आप सॉइल को अच्छे से मैनेज करोगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो यहाँ पर सिक्योर रहेगा।
उस चीज़ के लिए ये यहाँ पर बात की गई है, रिहेबिलिटेशन फॉर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मदद मिलेगी, क्योंकि सॉइल बची रहेगी तो आप वहाँ पर कुछ भी भविष्य में उगा सकते हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब है आने वाले भविष्य की चुनौतियों को नज़रअंदाज ना करते हुए उनका भी यहाँ पर ध्यान रखना कि आने वाले समय में हम अपना फूड किस तरीके से जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये अवार्ड के बारे में याद रखिए। आगे चलते हैं। एक होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। इन्होंने कहा है कि भाई शुगर केन की जो मैपिंग है वो की जा सकती है ड्रोन के द्वारा। तो ड्रोन के द्वारा आप शुगर केन क्रॉप के अंदर अगर कोई डिजीज़ है, पेस्ट है, वहाँ पर आप उसको कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स का छिड़काव कर सकते हैं ड्रोन के जरिए। ठीक है, तो याद रखिए कि किस क्रॉप के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है, शुगर केन क्रॉप के लिए लॉन्च किया गया है। और IISR ने ये कह दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये चीज़ ग्रांट कर दी है, परमिशन ग्रांट कर दी है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है वो ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं केमिकल का छिड़काव करने के लिए शुगर केन क्रॉप पे अगर पेस्ट या डिजीज़ लग जाती है तो। ठीक, तो ऐसे ही पहले भी एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, तो समय समय पर ये चीज़ें चलती रहती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर एग्रीकल्चर एरियाज़ में डाटा कलेक्शन रिमोट सेंसिंग के जरिए करने के लिए ड्रोन यूज़ की परमिशन दी गई थी। बट अभी क्या है, अभी शुगर केन में अगर पेस्ट लगता है तो आपको ड्रोन यूज़ कर सकते हैं केमिकल्स का छिड़काव करने के लिए, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने के लिए। आगे चलते हैं। छोटी न्यूज़ थी, आप लोगों को इतना ही जानना इसके अंदर सफिशिएंट था। ओके, तो अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। एक प्रोजेक्ट है अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बेसिकली लागू होने वाला है, उत्तर प्रदेश का ये प्रोजेक्ट है। तो जस्ट नाम याद रखिए कहाँ पर है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट है इरिगेशन के लिए अर्जुन सहायक, उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको खुद ही यहाँ पर इनॉग्रेट किया। आगे चलते हैं। न्यूज़पेपर में एक इंडेक्स यहाँ पर ऐसे ही आ गई, हालांकि रिलीज़ नहीं की गई थी बट ये यहाँ पर नाम आई। तो नीति आयोग लॉन्च करता है एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। ठीक है, स्टेट्स के लिए लॉन्च करता है और स्टेट्स की रैंकिंग देता है कि कौन सा जो स्टेट है वो कितना अच्छा कर रहा है फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो नीति आयोग की इंडेक्स है, याद रखिएगा। दूसरा हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट एवर वर्चुअल ट्रेड फेयर। ठीक है, टू बूस्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। तो इंडिया के अंदर जो भी फूड प्रोडक्ट उगते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और उनकी प्रोसेसिंग के द्वारा जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च होते हैं, किस तरीके से उनका जो है एक्सपोर्ट किया जाए, उनका निर्यात किया जाए इंडिया से, उसके ऊपर एक वर्चुअल ट्रेड फेयर लॉन्च किया एपीडा ने। थीम क्या थी? इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी। ठीक है, इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो एक कंट्री है डेनमार्क, उन्होंने यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर बनाने की कहा है कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे डेयरी सेक्टर के अंदर। जो दुग्ध उत्पादन का यहाँ पर क्षेत्र है उसके अंदर यहाँ पर हम राजस्थान के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। तो कहाँ, किस कंट्री ने कहा है? डेनमार्क ने कहा है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी कि डेनमार्क राजस्थान के अंदर डेयरी सेक्टर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एक स्कीम होती है ऑपरेशन ग्रीन। जब इस स्कीम को शुरू किया गया था तब कहा गया था कि टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, यानी टॉप जो प्रोडक्ट है, टॉप मतलब टी से टोमेटो, ओ से ऑनियन, पी से पोटैटो, जो टॉप फसलें हैं उनको यहाँ पर उनके लिए स्कीम शुरू की गई थी ऑपरेशन ग्रीन। यानी उनको उगाने वाले फार्मर्स को लाभ दिए जाएंगे। उनको पेरिशेबल गुड्स होती हैं, देखिए ये तीनों ही जल्दी सड़ जाते हैं, तो इनको बचाने के लिए पूरी सुविधा यहाँ पर दी गई थी। बजट 2021-22 में कहा गया कि अब सिर्फ टॉप के लिए नहीं, हम यहाँ पर लगभग 22 और नई फसलें यहाँ पर लॉन्च करते हैं। मतलब टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के लिए तो जो सुविधाएं थी वो दी जाएंगी, बट नई 22 और 22 नई सब्जियां और इसके अंदर जोड़ी गई हैं, उत्पाद इसके अंदर जोड़े गए हैं जो कि जल्दी सड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी और यहाँ पर स्कीम जोड़ी गई। तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ बवाल हो गया, उन लोगों ने कहा कि भाई देखिए, किसान रेल एक तरह की रेल है, और इसके अंदर क्या है कि जो पेरिसेबल गुड हैं जैसे कि टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, ये जितने भी तरह की फल वगैरह हैं, सब्जी वगैरह हैं जो जल्दी सड़ जाती हैं, उनको यहाँ पर
बेसिकली उसके लिए ये रेल शुरू की गई थी और ये रेल उनको ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम करेगी। आप अपनी जो भी चीज़ें हैं वो इसमें रखिए और ये रेल उसको ले जाने का काम करेगी। अब ये जो रेल है सिर्फ उन्हीं सब्जियों को ले जाएगी, उन्हीं फलों को ले जाएगी जो ऑपरेशन ग्रीन के अंदर होंगे। तो नॉर्थ ईस्ट ने कहा कि भाई हमारी तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे टी लीव्स हैं, बैम्बू है, रबड़ है, कि भाई हमारे लिए भी सुविधा लॉन्च कीजिए किसान रेल की। और हमारी चाय की पत्तियां हैं, बैम्बू हैं, बांस है, रबड़ है, ये भी किसान रेल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारे इन प्रोडक्ट्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कीजिए। तो सरकार ने मना कर दिया, कहा कि भाई ये जो है आपका ये पेरिसेबल गुड्स के लिए हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक। और ये ऐसी चीज़ों के लिए नहीं है जो चीज़ें ख़राब नहीं होती, जैसे टी लीव्स है, बैम्बू है, बांस ख़राब नहीं होने का है, टी लीव्स ख़राब नहीं होने की एकदम से, अगर कुछ दिनों तक उनके लिए डिले हो जाए, रबड़ है ख़राब नहीं होने की। बट अगर टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो या फिर और 22 स्पीसीज़ हैं, 22 तरह के और प्रोडक्ट हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। तो यही रीज़न इन्होंने बताया कि ऑपरेशन ग्रीन के अंदर हम ये इंक्लूड नहीं कर सकते, नॉर्थ ईस्ट के जो आपने प्रोडक्ट बताए ये इंक्लूड नहीं किए जा सकते, क्योंकि किसान रेल का मकसद ये नहीं है। आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। एक फेस्टिवल मनाया गया, काला नमक राइस फेस्टिवल उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 दिन लंबा फेस्टिवल ये यहाँ पर था। और 2 फेस्टिवल मनाए गए, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल एंड जैगरी फेस्टिवल। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी में मनाया गया और जैगरी फेस्टिवल लखनऊ में मनाया गया। तो कोई काम की न्यूज़ ज़्यादा थी नहीं, बट हाँ न्यूज़ में थी तो मैंने यहाँ पर डाल दी। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर एक ये कुछ डाटा आया न्यूज़ में कि माइक्रो इरिगेशन कहाँ पर की जाती है, मतलब धड़ल्ले से इरिगेशन पर्पज़ जो पंप्स हैं उनका यूज़ ना किया जाए, अच्छे तरीके से इरिगेशन की जाए। तो छोटे स्टेटों में सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत माइक्रो इरिगेशन 30% से ज़्यादा एरिया पर होती है। कंट्री के अंदर जितना भी एरिया है उसमें 30% से ज़्यादा एरिया पर माइक्रो इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। यानी कि सिक्किम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। बड़े स्टेट्स में उत्तर प्रदेश अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और 30% से ज़्यादा एरिया पर यहाँ पर बड़े स्टेट्स के अंदर माइक्रो इरिगेशन की जा रही है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं भाई। एक चीज़ न्यूज़ में आई, पूसा FSF यानी फार्म सन ब्रिज, ये क्या है भाई? सोलर पावर रेफ्रिजरेटर है ये। तो याद रखिएगा ये कोई यहाँ पर वैरायटी नहीं है किसी गेहूं की या चावल की, क्योंकि पूसा के नाम से जनरली यहाँ पर वैरायटी का नाम दिमाग में आता है। तो ये एक तरीके का रेफ्रिजरेटर है जो सोलर पावर से चलेगा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कुछ सेब वगैरह उगाई या फिर कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो जल्दी सड़ जाएंगी, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, उनको आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली कोल्ड स्टोरेज का काम ये यहाँ पर करेगा और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने में मदद मिलेगी। तो जैसे आपने कोई फसल काटी तो आप इसके अंदर स्टोर कर दीजिए, सड़ने से बच जाएगी, आपका लॉस बच जाएगा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की सभी वुमेन साइंटिस्ट ने मिलकर के इसको यहाँ पर डेवलप किया है। तो इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी है। आगे चलते हैं। तो महाराष्ट्र के फार्मर्स ने स्टार्ट किया है फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट, ठीक है। क्या है भाई फ्रूट्स केक मूवमेंट? ये है कि जो केक है वो पूरा फ्रूट्स का ही बनाया जाएगा, ताकि फ्रूट के जो बेनिफिट हैं, किस चीज़ का आ रहा है आजकल, चॉकलेट्स वगैरह का आ रहा है, वो सब हेल्थ को नुकसान करते हैं। बट अगर फ्रूट का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा तो उससे हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि वो हेल्थ के हेल्थियर ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ट्रेडिशनली बेकरी मेड यहाँ पर केक्स आते हैं वो यहाँ पर ख़त्म होंगे, और जो फ्रेश फ्रूट केक हैं वो हेल्थियर ऑप्शन है, मतलब उससे आपकी स्वास्थ्य पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ना कि एक जो बेकरी मेड केक्स होते हैं उनसे जो घाटा होता है वो। तो कहाँ किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र के फार्मर्स ने यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है। तो फार्मर्स और एग्रीरियन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे क्या होगा, इससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि उनके भी फ्रूट्स यहाँ पर बिक जाएंगे, और साथ ही जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक अल्टरनेटिव अवेलेबल हो जाएगा कि बेकरी का यहाँ पर केक नहीं खाना है तो आप फ्रूट केक के ज़रिए काम चला सकते हैं, ठीक। और फिर उसके हेल्थ बेनिफिट अलग से यहाँ पर मदद करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम देखें तो गोवा के अंदर एक चीज़ है गोवा फैनी। गोवा फैनी एक तरह की लीकर है, ठीक है। तो बेसिकली काजू, एप्पल, पाम, कोकोनट, इनके द्वारा इनका फर्मेंटेशन किण्वन करके ये जो है यहाँ पर लीकर बनाई जाती है। गोवा की सरकार ने कहा है अपने बजट के अंदर कि जो ये फैनी है इसको हम गोवा की हेरिटेज स्पिरिट यहाँ पर कहेंगे। तो हेरिटेज स्पिरिट कहने का मतलब है कि इसका जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, और इसके लिए हम जीआई टैग की मांग भी सरकार से करते हैं कि जो लीकर है फैनी उसको यहाँ पर जीआई टैग अवेलेबल कराया जाए, ठीक है।
कोकोनट फैनी जो कि कोकोनट से बनती है, और बेबिन का केक, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पर हम जीआई टैग की मांग करेंगे। तो ये जस्ट ऐसे ही याद रखना, चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, ठीक है। एक स्कीम होती है बंधन विकास स्कीम। बंधन विकास योजना ये है कि जो फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइब हैं, जो ट्राइब हैं जिनका जीविका पूरी तरीके से वनों पर निर्भर है, वो वनों से शहद इकट्ठा करती हैं, दालचीनी इकट्ठा करते हैं, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं, उनके लिए ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है। और इस स्कीम के अंदर वन धन विकास केंद्र भी खोले गए हैं, याद हो तो आपको, ठीक है। तो इस स्कीम के अंदर मणिपुर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। मणिपुर सबसे उत्तम स्टेट है जो कि ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मणिपुर जो है वो इमर्ज रहा एज अ मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना। वन धन विकास योजना में उसने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सब मैंने आपको बोल करके बता दी। पंजाब की सरकार ने शुरू किया है पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम। क्या है? तो भाई फार्मर्स की जो फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, यहाँ पर पंप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पंप के आगे एक मीटर जोड़ा जाएगा, जो किसान जितनी बिजली बचाएगा उसको उतना ही पैसा उसके बैंक अकाउंट में भेज देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखें तो बिजली की भी बचत होगी, और साथ में किसान को पैसा मिलेगा, और किसान का पैसा बचेगा भी, ठीक है, क्योंकि उसने बिजली खर्च नहीं की। तो जो पैसा जाता वो पैसा वापस भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी स्कीम्स लॉन्च होती रहती हैं, और ये फ़ायदे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये हमारी लास्ट स्लाइड है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इतने ही यहाँ पर इशूज़ लॉन्च हुए थे, और टोटल 36 स्लाइड्स हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, और इतने ही मार्च 2021 में न्यूज़ में आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो इसको शेयर कीजिए जितना ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।